हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद फन। तो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में ऑफ एनएलएम में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ 3 न्यूटन लॉज ऑफ न्यूटन एंड इनर्शिया। ठीक है, ये क्या है बेसिकली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो फोर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने कई टाइप्स के फोर्सेस पढ़े थे। ठीक है, उसमें ही आगे हम बात करने वाले हैं। मेनली हमारे पास आज हम तीन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ आज ही नहीं, हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में भी सिर्फ 3 लॉ के बारे में ही बातें चलेंगी। पहला एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशनल फोर्स। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो ये एम ए तो हमने डराइव कर लिया था पिछले लेक्चर में, और ये एम जी कैसे होता है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी भी हम करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी क्या है, इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक हमने बॉडी ऑफ एम मास ले ली, तो ये इस पर एम जी एक्ट करेगा। ये आगे बताऊंगा कैसे करेगा, एम जी क्यों एक्ट करेगा। और अर्थ ने ब्लॉक पर लगाया एम जी। हाँ, अर्थ ही लगाती है यहाँ पे, ब्लॉक की तरफ एम जी लगाएगी। तो ये सेंटर की तरफ ही लगाती है, ये नहीं है कि मतलब कोई भी बॉडी रखी है तो सेंटर की तरफ ही होगा उसका फोर्स, सेंटर की तरफ ही लगेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे ये देखो डायग्राम आगे है। हाँ, तो ये ऐसे नहीं है कि ये कोई मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो मतलब कहीं और ऐसे लगा देगी। ये तो नॉर्मल के बारे में है। अगर मतलब तो मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे कैसे बताता हूँ। ये अगर सर्कल है, यहाँ पे बॉडी पड़ी है, ऐसे नहीं है कि नीचे की तरफ ही लगेगा, ये अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ये गलत है, ठीक है, ये सही है, सेंटर की तरफ कोई भी बॉडी पे लगेगा एम जी फोर्स। तो अब ग्रेविटेशन होती क्या है, हमने देखो ये पता है हमें, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ये हम डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे, पर हमें 9th में हमने बेसिकली पहले पढ़ा हुआ है तो हमें पता है। ये जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम जी हो गया, फोर्स इक्वल टू एम जी यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू एम ए हमने डराइव किया था फर्स्ट लेक्चर में, हमने डराइव किया था। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा डेफिनेटली देखना उसे, हमने डराइव किया था इसमें सेकंड लॉ से। ठीक है, तो ये इक्वल हम रख सकते हैं यहाँ पे, ये भी फोर्स है, ये फोर्स में हमने पुट कर दी वैल्यू इसकी एम जी की। एम से एम कट गया, रह गया जी इज इक्वल टू ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए था ना, ए की जगह हम जी भी पुट कर सकते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ये एक्सेलरेशन था तो इसकी जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो बेसिकली ये तो समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी है। तो वही बात कह रहा हूँ, ये 3 फोर्सेस की बात करेंगे, टेंजेंशनल, नॉर्मल, एम जी। तो नॉर्मल फोर्स, अब देखो हमने ग्रेविटेशनल की बात कर ली एम जी, अब नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। अब बेसिकली नॉर्मल फोर्स होता क्या है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे जो कोई भी बॉडी रखी हुई है, देखो जैसे यहाँ पे बॉडी है, उस पर सरफेस है, तो कोई भी सरफेस है, वो कोई भी बॉडी उस पर पड़ी है, तो अगर वो कांटेक्ट में है बॉडी, तो जो सरफेस है ना, वो बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। एन, उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कहते हैं। कोई फोर्स अप्लाई करेगा उसे नॉर्मल कहते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एम जी है, ठीक है, एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर देखो कोई इस पर और कोई फोर्स ना लग रहा होता, ये तो क्या होता है, ये धरती के अंदर ही एक तरह से धंस जाता है, ये ऑब्जेक्ट, ये धंस ही जाता। पर एक तरह उसे अभी रेस्ट पे है, धंस नहीं रहा, एक ही पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। तो इस पर कोई और भी फोर्स कर रही होगी ऊपर की तरफ, तभी ये बैलेंस्ड अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है। नहीं तो ये कहीं मतलब अंदर ही ना चल जाता धरती के, इतना फोर्स लग जाता तो 10 के अंदर ही चल जाता। तो इस पर उतने ही मैग्नीट्यूड का, जितना ये लग रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, तभी ये रेस्ट पोजीशन पे है। तो हम इसे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उस पर जो फोर्सेस लग रही होती हैं उसका नेट 0 होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है और नीचे से भी 100 की ही लगेगी, तो इसका नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट 0 होने के कारण n इज इक्वल टू एम जी यहाँ से इक्वल हो जाएगा, तभी वो इक्वल होंगे। तो हम एक बार स्टेटमेंट ऊपर थी वो भी पढ़ लेते हैं। इट एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो ये परपेंडिकुलरली एक्ट करती है सरफेस के, ये ऐसे नहीं है कि ये जैसे ये बॉडी इंक्लाइन पे पड़ी हुई है, इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस करती है, या फिर ऐसे नहीं करेगी कि ये नीचे से कर रही है,
ये गलत है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगी। तो अपवर्ड नहीं होती, वही टुवर्ड द बॉडी, अपवर्ड नहीं है, कोई ऐसे नहीं है, मतलब वही बता दिया इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रही है, बच्चे से अपवर्ड मान लेते हैं, ये अप टुवर्ड द बॉडी होता है, ठीक है, टुवर्ड द बॉडी। हाँ तो ये पुश नेचर है, ठीक है, पुश नेचर का है तो वो दिख ही रहा है यहाँ पे, पुश नीचे ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है नीचे से, तो पुश नेचर का है। इफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बॉडी टचेज एनी सरफेस और अनदर बॉडी देन नॉर्मल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड द बॉडी परपेंडिकुलरली, वही सेम बात चल रही है जो ऊपर लिखी थी। अब नॉर्मल वही जो ऑब्जेक्ट पड़ा है एम मास का, तो इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगी, यहाँ पे ये भी ऊपर की तरफ लगेगी। इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पर लगाया, जो एन नॉर्मल था ये प्लेन ने लगाया ब्लॉक पर। नॉर्मल बेसिकली प्लेन जो सरफेस से अटैच्ड होता है वो सरफेस ही लगाता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, सरफेस ही लगाएगा ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे वन सरफेस इज फ्लैट, इफ वन सरफेस इज फ्लैट, नॉर्मल फोर्स में अगर बात करें तो वन सरफेस अगर फ्लैट हो तो क्या होता है, यहाँ पे एन फोर्स लग जाएगा नॉर्मली। और तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सरफेस यहाँ पे तो अटैच्ड ही नहीं है, पर यहाँ पे तो कांटेक्ट में है ना इस पॉइंट्स पे, तो इस पॉइंट पे टुवर्ड द बॉडी लग जाएगा फ्रॉम सरफेस, यहाँ पे भी सेम टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट पे अगर जूम करेंगे सर्कल तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि सर्कल छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से ही बना होता है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो टुवर्ड द सरफेस ये भी सेम वही हो जाएगा। अब देखो F इज इक्वल टू एम जी कैसे आया, ये हमें एक बार ये देखना पड़ेगा, वो एक तो ऊपर हमने देख ही लिया, अब हम दोबारा देख लेते हैं कैसे है। देखो अर्थ एक फोर्स लगा रहा है बॉडी पे जो है एम जी, ठीक है, बाय अर्थ के द्वारा लगाई जा रही है इस पे फोर्स, और जो सरफेस है उसके द्वारा एक फोर्स लगाई जा रही है नॉर्मल, बाय सरफेस लगाई जा रही है। तो क्या होता है, अगर ये रेस्ट पे तो मैं जैसे बताया तो ये इक्वल, इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे ये इक्वल होंगे, तो ये n विल बी, n यहाँ पे एक फोर्स है इसलिए तो हमने n को यहाँ f लिख दिया, तो n का जो फोर्स होगा इक्वल टू mg होगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है इसलिए इक्वल हो गए, बस यहीं पे चीज़ थी। n एंड m आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, यहाँ पे n और n एक्शन रिएक्शन पेयर इसलिए नहीं है क्योंकि डिफाइन जो होती है थर्ड लॉ की डिफाइन है कि इसी कंडीशन पे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बन पाएंगे, वही यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशन। क्या यहाँ पे क्या है, अगर एक फोर्स mg लग रहा है तो दूसरा n फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में, अगर एक्शन अगर mg है तो रिएक्शन n हो गया, पर हमें क्या पता है, ठीक है, थर्ड लॉ में इक्वल हैं वो, अगर एक्शन mg है तो रिएक्शन भी mg होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, पर एक्शन रिएक्शन की इक्वल नहीं है, मतलब उनका अगर एक mg है तो दूसरा n हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और नेचर भी इनका अलग है, जैसे mg का नेचर है ग्रेविटेशनल, पर नॉर्मल का नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो नेचर भी अलग होगा, तो ये नहीं हो सकता कभी। पर अगर ये नहीं है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो होते क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर, इसमें है क्या, ठीक है, तो होता क्या है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर एक बॉडी पे अर्थ mg फोर्स लगा रहा है तो बॉडी भी अर्थ पे mg फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का mg फोर्स लगाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है और ये ऑलवेज सच है ये बात, ठीक है। और सेम चीज़ नॉर्मल के लिए भी है, ठीक है, अगर अर्थ की सरफेस, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगा रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है, तो ऑब्जेक्ट भी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स ही लगाएगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेयर्स हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एक ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स, क्योंकि दोनों का देखो ये भी mg है एक्शन और रिएक्शन भी mg है, और इसमें भी एक्शन भी नॉर्मल है रिएक्शन भी नॉर्मल है, तो ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर ये दोनों। अब हम पढ़ेंगे FBD क्या होती है, ठीक है, लास्ट पे फिर हम टेंजेंशियल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो FBD बेसिकली क्या है, किसी भी बॉडी पे कितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसे डायग्रामेटिकली जब हम शो करते हैं तो उसे FBD कह देते हैं। FBD क्या, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं,
ठीक है। अब हम बात करते हैं एफबीडी ऑफ नॉर्मल ब्लॉक। कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक सरफेस पे, तो इस पे अप्लाई होने वाली एफबीडी क्या होएगी, ठीक है। तो एम फोर्स अर्थ ने लगाया mg और सरफेस ने इस पे ऊपर लगाया n, तो इसका ये एफबीडी नॉर्मल ये निकल के आ गया। ये बहुत ईजी है, ठीक है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ बोथ द मासेस। हाँ ठीक है, बोथ द मासेस कैसे, मतलब जैसे एक सरफेस है, एक ब्लॉक है मास m का, उसके बड़े ब्लॉक, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक सा रख दिया, ठीक है, m1 मास का, एक m1 मास एक m2 मास, तो दोनों की हम बताएंगे अब एफबीडी क्या है। अब m1 मास की जो बॉडी है इसकी एफबीडी बताएंगे पहले, ठीक है। तो m1 जो बॉडी है इस पे mg तो डेफिनेटली अर्थ का है, वो नीचे लग ही रहा होगा, ठीक है। और जो इस सरफेस, ये एक है तो ये सरफेस ही ना है, तो इसके लिए तो सरफेस ही हो गया m1 के लिए, तो ये कांटेक्ट में है, तो सरफेस न्यूटन n फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो अब ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने पड़ेंगे क्योंकि रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे ना, तो रेस्ट पे ही इक्वल होने पड़ेगा, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब m2 मास के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस पे m2 इसका मास है इसलिए m2 लिख दिया, mg ही लग रहा है वैसे तो, ठीक है, mg कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, mg फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो तो डेफिनेटली अर्थ लगाएगी ही लगाएगी। अब देखो क्या था, देखो n1 फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, बॉडी पे, तो ये n1 सेम फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो नीचे की तरफ भी n2 बॉडी पे लग गया, ठीक है। और ये जो n1 n है, ठीक है, ये नीचे सरफेस से लग रहा है, ये एक सरफेस है, इस पे नीचे से n फोर्स लग रहा है, तो अब इस पे नेट क्या फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा ये वाले फोर्स के, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स, वही चीज़ हमने लिख दी, n1 प्लस mg इज इक्वल टू n, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। इतना बात मेरे को लगता है आपको क्लियर होगी। अब हमने ये बनाया एफबीडी, हमने बनाया है अर्थ का भी बना लेते हैं जी, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर बॉडी पे अर्थ ने mg लगाया है, तो बॉडी, ये वाली बॉडी m1 बॉडी, ये भी अर्थ पे एक mg लगाएगी, ठीक है। अगर दूसरी बॉडी ने अर्थ पे नीचे की तरफ, अर्थ ने बॉडी पे mg लगाया है, तो ये बड़ी वाली बॉडी भी अर्थ पे एक और mg लगाएगी, 2 mg हो गए, ठीक है। अगर अब देखो क्या है, नीचे वाली, अगर अर्थ ने क्या किया, अर्थ की जो सरफेस था उसने बॉडी पे n नॉर्मल फोर्स लगाया, तो बॉडी भी अर्थ पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो क्या होगा, ये वाला फोर्स 2 और ये 3, ये 3 फोर्सेज हो गए, देखो जहाँ पे ऐसे दिखाया मैंने, तो ये टोटल ये फोर्स हो गया। अब क्या होगा, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स, क्योंकि इन्हें इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है यहाँ पे, ठीक है, इस सिनेरियो में सब रेस्ट पे, तो इक्वल हो जाएंगे, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, बस यही बात है, ठीक है। अब क्या है, हमने ड्रॉ करेंगे m1 प्लस m2 का एफबीडी। अब ये इकट्ठा, ये बॉडी को हमने एक, मतलब देखो आप रखो, हमने इस बॉडी को ये ना लेकर हमने पूरा एक ऑब्जेक्ट ही मान लिया, ठीक है, एक पूरा यही ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास हमने रख लिया m1 प्लस m2, ठीक है। ये मास देख लो तुम, मतलब समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। हमने एक ही ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मतलब एक तरह से भूल जाओ, ठीक है, एक ही ले लिया, तो मतलब मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गया क्या बात चल रही है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे देखो, अब ये m1 प्लस m2, ये पूरा मास हमने एक तरह से m1 प्लस m2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लेट कर लेते हैं इसे m3 लेट कर लो इन दोनों के टोटल के मास को, तो क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसका एक ही मास रह जाएगा। अब ये m3 लिख सकते हैं इसकी जगह, m3 इंटू जी, ठीक है, m3 यहाँ पे भी फिर m3 इंटू जी, mg फोर्स लग गया टोटल, और ये सरफेस का भी फोर्स लगेगा दोनों पे, ठीक है, दोनों पे मतलब एक ही ऑब्जेक्ट ही मान लिया इसे पूरा, इस एक ऐसी सी शेप का एक ऑब्जेक्ट मान लिया, उस पर भी नॉर्मल लगेगा, सरफेस लगाएगा, ये मैं बता चुका हूँ ये बात। तो ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स होना चाहिए क्योंकि रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो n इक्वल टू ये, तो m3g अब जब हम लिखेंगे तो फिर m3g यही बेसिकली था, ये यही आ जाएगा mg, तो ये बेसिकली बहुत ईजी बात है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, तुम पहले अब इसे तुम ट्राई करो,
ठीक है, बहुत इजी है, कोई मतलब बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, तुम कर लोगे आराम से। अब इसमें मेरे को बता दो n क्या है, वीडियो पॉज करो और बताओ n क्या है इसमें वैल्यू, ठीक है, जो n अप्लाई हो रही है, और ये mg क्या है, mg और n बताओ, ठीक है। अब ये कमेंट टाइम करके कमेंट में कमेंट करना क्या था इसका आंसर। तो अभी बेसिकली अब इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखो इस पर फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, वो डेफिनेटली लगेगा। m मास और ग्रेविटेशनल जी छोटा जी स्मॉल जी, वही टेक है, स्मॉल जी इज 9.8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 100 न्यूटन आ गई। अगर ये 100 न्यूटन है तो ये इक्वल टू दिस, ये पहले बता चुका हूँ, ये इक्वल होंगे तभी रेस्ट पे है ना ये बॉडी, तो ये इक्वल हो जाएगा n इक्वल टू mg इक्वल टू 100, ठीक है, ये सब इक्वल हो जाएंगे। अब वही चीज़ आ गई जो हमने ऊपर, ये ऊपर पढ़ा है सारा वही चीज़ है, बस अब इसे वैल्यूज़ में पुट करके कर देना है। अब देखो ये पहले खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब, पीछे आगे ऊपर पढ़ा दिया, तो अब ये ट्राई करो खुद से, फिर वीडियो पॉज करके ट्राई करो और कमेंट में आंसर करना इसका। बस अब मैं दिखाता हूँ इसका आंसर, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है mg, टोटल बॉडी का मास, दोनों बॉडी का मास हो जाएगा 15 इंटू 10, स्मॉल जी 10 है तो 150 हो जाएगा, तो वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, n इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो हम अब सिंगल बॉडी का निकालेंगे, ठीक है। हम देखो अब आगे ये करने का हमें मेनली n चाहिए ना, यहाँ पे n की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए कर रहे हैं। पर हम बेसिकली अब हमें शॉर्टकट आगे बता दूंगा, पर हमें क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगा इसका। तो इस बहुत ज़रूरी है कि खुद से अलग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके भी कर रहे हैं और फुल भी लेके कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि प्रैक्टिस हो पाए। तो ये भी पहले कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखना, ठीक है। वीडियो पॉज करके कर लो एक बार। अब इस पर फोर्स mg लग रहा होगा 50, तो n भी ऊपर 50, n1 50 लग गया होगा। अगर देखो n1 इज, अब क्योंकि नीचे वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस है इसलिए n1 लग रहा होगा, पर ये n1 सेम नीचे भी लग रहा होगा थर्ड लॉ के कारण। तो ये 50 है तो ऊपर की तरफ 50 लग रहा है, हमें पता लग गया एक, तो ये वैल्यू हमें पता लग गई 50 लग रही है। और एक जो सरफेस है नीचे, जो सरफेस पे पड़ा हुआ था ये, तो ऊपर की तरफ सरफेस से लग रही है n, वो सेम वही mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। mg इज इक्वल m 10 है, मास 10 है, g 10 है, तो 100 हो गया ये, ठीक है। mg 100 हो गया और ये क्या कहते हैं n भी 100 हो गया, नीचे वाला n भी 100 हो गया। तो अब क्या हुआ, ये 100 हो गया, 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 विल इक्वल टू दिस, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। 100 प्लस 150 इज इक्वल टू n, तो ये 150 यहाँ से निकल के आया, ठीक है। और बेसिकली हमारा पिछले इसमें भी देखो डायरेक्ट, इसमें भी यही आ गया था, 100 प्लस ये 150 आ गया था n, इसमें भी 150 आ गया। ठीक है, बात हमारी वही चल रही है, बट हमने इक्वल अलग अलग कर लिया ताकि समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़िया बने। अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया, इस पर भी मतलब अपना वो करके कर लो, मतलब इजीली हो जाएगा ये आपसे, एक बार ट्राई किया ज़रूर इसे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसे वो मान लो, अलग अलग सर्फेसेस मान, n1 n2 और n3 n4 अलग अलग मान लो। ये ग्राउंड और इसके बीच का ये n4 मान लो, ये हिंट दे देता हूँ एक, n2 n3 n4 n2, सॉरी ये n3 ले लो, n2 और ये n1 ले लो, ठीक है। जैसे अब देखो मैं दिखा देता हूँ करके। अब देखो हमने क्या किया, जो n4 था, n4 इसमें हमने क्या ले लिया, n4 एक मतलब सब पे, जो पूरी बॉडी पे लग रहा है n4, सरफेस की तरफ से n4 लग रहा है, और ये पूरा बॉडी की जो सम का मास है, और ये इंटू जी mg लग गया, ठीक है। तो ये mg इक्वल टू ये होगा, तभी वो बैलेंस होगी, हमने लिख दिया, ठीक है, तभी वो रेस्ट पे होगा बॉडी। तो अब क्या है, अब हम एक सिंगल बॉडी करके करेंगे, ठीक है। अब हम पहले n1 बॉडी का ले लेते हैं, ठीक है। n1 बॉडी पे एक तो देखो n1 लग रहा होगा, कोई n1 हमने ले लिया कोई, ठीक है, n1 लग रहा होगा, और ये m1g तो डेफिनेटली लग रहा होगा, क्योंकि m1 जो ग्रेविटी का है वो लगेगा, ये लगेगा। और n1 सरफेस से इसलिए टच्ड है, देखो सरफेस से टच है,
तो ये लग रहा होगा N1। जो ये N1 ऊपर है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है सरफेस से, ये नीचे भी लग रहा होगा N2 पे भी लग रहा होगा ये, क्योंकि थर्ड लॉ N2 पे भी नीचे लग रहा है, और एक ये थर्ड सरफेस से M3 सरफेस से अटैच्ड है, इसलिए भी लग रहा होगा। Mg तो डेफिनेटली लग रहा होगा। तो अब इसमें क्या है, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स विल इक्वल टू दिस फोर्स, बिकॉज वो इक्वल रेस्ट पे है तो इक्वल ही होना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम ये जो N2 फोर्स है ऊपर की तरफ जो लग रहा है, ये नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, क्योंकि थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ इक्वल फोर्स लग ही रहा होगा, ठीक है। और अब देखो ये थर्ड बॉडी है, तो इस पे ग्राउंड से भी एक फोर्स लग रहा होगा, ग्राउंड, क्योंकि सरफेस से फोर्स लगती है नॉर्मल फोर्स, और एक Mg तो लगेगा ही लगेगा। तो अब ये तीनों हमारे पास दिस प्लस दिस विल इक्वल टू दिस, ठीक है, वो तब क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। अब देखो, अब हम इसे इक्वेट कर पाएंगे। N1 हमारे पास है ये Mg, तो इसमें पुट कर दो N1 में। अब हमारे पास N2 भी आ गई, M1 Mg प्लस Mg, M1G प्लस M2G, तो यहाँ पे N2 में पुट करो M1G प्लस M2G प्लस N3G, तो हमारे पास टोटल N3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इस इनका सबका टोटल। तो अब क्या N3 आ गया, तो सेम इसी के पास ये भी M1 M2 M3, ये G कॉमन ले लिया, तो ये बेसिकली यही हमारे पास आ गया, ये N3 की जगह ये M4 है, ठीक है, हर जगह पे ये M4 कर लेना। तो ये है इक्वली चीज़, पर वो बेसिकली समझाने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, इसका शॉर्टकट भी है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में करने थोड़ा ना बैठेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमने सेम वही सिनेरियो ले लिया, 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, हमने 3 उसका डिफरेंट मासेस ले लिए, एक का 5 kg, 3 kg, 2 kg, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमें बेसिकली निकालना तो नॉर्मल ही था उन क्वेश्चन में। बेसिकली देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला, पर बेसिकली तुम्हें पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या है, अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में A और B में नॉर्मल क्या होगा, देखो A और B में क्या, एक तो फोर्स लगेगी Mg विल इक्वल टू नॉर्मल, बिकॉज वो रेस्ट पे है तो इक्वल होना पड़ेगा ना उसे, तो Mg M इंटू G विल इक्वल टू N, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो और BC में भी ऐसे ही कर लेंगे, ये BC पूरा हो गया, B और C, सॉरी ये B और C। सपोज़ ये देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, सपोज़ यहाँ पे देखो तुम खड़े हो, ठीक है, तुम खड़े हो और तुम्हारे सर पे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। इसका फोर्स लगेगा नीचे की तरफ Mg लगेगा, और तुम्हारे सर से भी ऊपर की तरफ लगेगा N फोर्स, तो Mg विल इक्वल टू N, क्योंकि वो रेस्ट पे हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। Mg यहाँ पे लगा लोगे, Mg इक्वल टू N आ जाएगा, तो 50 न्यूटन आ जाएगा। बेसिकली C में भी ऐसी, और ये पूरा एक मास मान लेंगे इसे बड़ा सा। तुम सपोज यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे सर पे Mg लग रहा होगा, N भी उतना ही N भी सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा, क्योंकि रेस्ट पे, बॉडी इक्विलिब्रियम पे, तो Mg और ये 100 आ जाएगा Mg से। बस यही था, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। अब हम एक और बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है। ये पहले तुम एक बार खुद ट्राई करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अभी मत देखो, ये पहले ये कर लो, फिर वीडियो पॉज करके आराम से कर लो, देखना मत आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, 2 kg और 5 kg का, साथ साथ पड़े हैं, और इस पर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। अब देखो क्या है, ये जो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, एक तो इस पर ये फोर्स लग रहा है 100 सॉरी N लिखना था, M लिख दिया, 100 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और ये सरफेस से एक अटैच्ड है, तो N फोर्स भी इस पर कोई लग रहा होगा, और ये बॉडी रेस्ट पे है, तो ये N फोर्स जो लग रहा है इस पे ना, सरफेस टुवर्ड द सरफेस फ्रॉम द सरफेस लगता है टुवर्ड द बॉडी, ये पहले ही बता चुका हूँ, ये नॉर्मल, ठीक है। ये वाला फोर्स इक्वल टू ये N फोर्स हो जाएगा, ये वाला फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी इसका भी 100 आ जाएगा। एक फोर्स इस पे लग रहा होगा Mg, अर्थ से Mg फोर्स लगाता है,
तो हमारा वो 20 आ गया, मास 2 इंटू 10 20। और सेम फोर्स एक सेम मैग्नीट्यूड का n लग रहा होगा क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो ये भी 20 न्यूटन का हो जाएगा। सेम बात कर लेते हैं 5 kg के ऑब्जेक्ट की। देखो एक तो अगर ये n1 फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है, तो सेम दूसरी डायरेक्शन में भी लग रहा होगा क्योंकि थर्ड लॉ के कारण। तो एक ये n1 सेम यहाँ पे लग रहा है, तो और ये दीवार से भी एक अटैच्ड है, तो एक n1 फोर्स n फोर्स कोई n फोर्स यहाँ से भी लग रहा होगा। इन दोनों का भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम से। और एक mg तो लग ही रहा होगा, तो m5 इंटू 10 50। और सेम ये जो लग रहे हैं इस पर कुछ n नॉर्मल फोर्स नीचे से भी लग रहा होगा क्योंकि सरफेस से लगता है टुवर्ड द बॉडी, तो ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, तो इक्वल हो जाएंगे इनके मैग्नीट्यूड्स। अब बात करते हैं टेंजेंशनल फोर्स की। बेसिकली अब टेंजेंशनल फोर्स क्या होता है, देखो अब समझ लो एक दीवार है, ठीक है, ऊपर एक तुम्हारी सीलिंग है दीवार की, ठीक है, उससे एक रस्सी बांध दी और नीचे उस रस्सी से एक m मास का बॉडी अटैच कर दी। देखो तो बॉडी के ऊपर mg फोर्स लग रहा होगा अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पर देखो अब ये जो रस्सी है ना उसकी मतलब हमने उसे खींच दिया, पर बॉडी उसकी टेंडेंसी पता है क्या है रस्सी की, कॉन्ट्रैक्ट होने की, मतलब फोर्स को निगलेक्ट करने की। अगर देखो अगर कोई फोर्स रस्सी के द्वारा ना लगाया जा रहा होता तो वो बॉडी नीचे ना आ जाती। कोई ना कोई फोर्स तो लगाया जा रहा है ना रस्सी से भी, ताकि वो बैलेंस हो जाए, रेस्ट पे हो, क्योंकि वो रेस्ट पे हवा में झूल रही एक ही पोजीशन पे है, ठीक है, तो रेस्ट पे है, तो एक डेफिनेटली एक फोर्स लगाया जा रहा है बाय द रोप टू द बॉडी टू पुल द बॉडी अपवर्ड, क्योंकि एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है, तभी वो बैलेंस होके इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तभी वो बॉडी रेस्ट पे आएगी। ऐसे थोड़ी ना, मतलब अगर mg ज़्यादा लग रहा होता और टेंजेंशनल फोर्स कम लग रहा होता तो बॉडी नीचे की तरफ ना जाती, क्योंकि नेट तो उनका नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का जो टेंजेंशनल फोर्स कहते हैं उसे, उस फोर्स को नाम देते हैं, ऊपर जो लगता है उसे टेंजेंशनल फोर्स कहते हैं। टेंजेंशनल फोर्स इक्वल आ जाएगा mg के, जो अर्थ लगाएगा। तो बस इसी में टेंजेंशनल फोर्स यही है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब दूर। अगर बॉडी ये है, ठीक है, डायग्राम में शो किया, तो ऊपर उससे अवे, ठीक है। पुलिंग नेचर क्या है, वही पुल करता है, ठीक है, नीचे अर्थ की नीचे डाउनवर्ड उसे करता है, ऊपर की तरफ पुल करता है। अब ड्रॉ इसका FBD कैसे ड्रॉ करेंगे, FBD वही पीछे जो किया था, ठीक है। अब ये जो एक सपोज एक ऐसे है रोप, ऐसे टेढ़ी है, इस पे F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट इससे टंग हुआ है, तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, तो इस पे क्या होगा, फोर्स तो एक लग रहा है, नीचे एक mg लग रहा है, पर इसका टेंजेंशनल फोर्स ऊपर की तरफ रस्सी लगा रही होगी, ठीक है, तो ये इसका ये निकल के आ जाएगा। एक और देखो, अब ये m मास, ऐसे दो रोप्स हैं, उस पर m मास एक टांगा हुआ है, एक mg फोर्स लग रहा होगा, एक इस पे टेंजेंशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमने काइनेमेटिक्स में डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा होगा तो हमें पता होगा, ये इनके कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, ये हम कल की लेक्चर में बेसिकली पढ़ेंगे। ये इसका एंगल थीटा, इसका भी कुछ थीटा, ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। ये जो टूट जाएगा v जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा नीचे की तरफ, ऊपर साइन थीटा, तो ये वाला फोर्स ये कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये और ये कंपोनेंट्स में टूट जाएगा इसके। तो ये वाला टोटल फोर्स होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये दो फोर्स जो लग रहे हैं इसका सम इसके इक्वल होगा, तभी बॉडी एक नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे है। और जो T1 फोर्स है ये इसके इक्वल फोर्स होगा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो बस अब हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो लास्ट पे भी ये कॉस थीटा साइन थीटा के बारे में बताया, ये बेसिकली उसका पार्ट है काइनेमेटिक्स का, पर मैं आगे आपको ये फुली एक्सप्लेन कर दूंगा कंपोनेंट्स में कैसे टूटता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो लेट यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।